6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। एंड वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप आगे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बेसिकली हमने नेचुरल साइंसेस को, जो हम लोग दही वाला केस जो है वो हमारा नेचुरल साइंस है, जिसमें हम लोग दूध में थोड़ी सी दही मिला के हम लोग दही बना देते हैं। तो यार ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके और नेचुरल अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अब हम लोग जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, दैट इज नोन एज, ये सारी चीजें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। सो इट इज सेट ऑफ टेक्निक्स दैट इनेबल डिफरेंट सोर्सेज टू बी आइडेंटिफाइड, आइसोलेटेड एंड रिकम्बाइंड। हेलो बायो ट्रूपर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर्स बायोलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली आज का जो आपका माइंड मैप रहने वाला है वो रहने वाला है ऑफ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। एंड वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप आगे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो बेसिकली आज हम लोग इस बायोटेक एप्लीकेशन वाले प्रोसेस, प्रिंसिपल्स और प्रोसेस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। सो आर यू रेडी बेटा जी? चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो बेसिकली जब मैं बात करती हूं बायोटेक्नोलॉजी की, अगर आप इस वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं तो एक वर्ड है बायो, दूसरी है टेक्नोलॉजी। सो बायो वर्ड रिप्रेजेंट करता है लिविंग को और टेक्नोलॉजी जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्नोलॉजी यूज करके उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक यूजफुल प्रोडक्ट टू द ह्यूमन काइंड, तो हम लोग उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं जो कि EFB ने, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दे रखी है, तो डेफिनेशन कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली हमने नेचुरल साइंसेस को, जो हम लोग दही वाला केस जो है वो हमारा नेचुरल साइंस है, जिसमें हम लोग दूध में थोड़ी सी दही मिला के हम लोग दही बना लेते हैं। तो यार ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके और नेचुरल अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अब हम लोग जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, दैट इज नोन एज, ये सारी चीजें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी का एक जनरल प्रोसेस बताती हूँ। हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मुझे ना अपनी काली आंखें नहीं पसंद, मुझे भूरी आंखें चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मेरे लिए जो डिजायरेबल जीन है वो क्या है, वो भूरी आंखें हैं। मैंने भूरी आंखों वाला जीन लिया और मैंने उसको कहाँ डाल दिया, वेक्टर के अंदर डाला। वेक्टर के अंदर कंबाइन करके मैंने उसको अपने अंदर डाल दिया। जब मैं उसको अपने अंदर डालूंगी तो मैं उसको ऐसा एनवायरमेंट भी दूंगी कि यार वो मेरे अंदर क्या कर सके, अपने आप को डोमिनेट कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। ठीक है, तो तभी जब वो मल्टीपल कॉपीज बना पाएगा तभी तो होगा कि यार मुझे भूरी आंखें मिल जाएंगी। सो बेसिकली ऐसा हमारा जो, अगर मैं प्रोसेस बताऊं एक बायोटेक्नोलॉजी का एक जनरल प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिजायरेबल जीन को, फिर उसको होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, होस्ट में अडाप्ट करवाने की कोशिश करते हैं, फिर वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है और फिर हम लोग उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की बात करूं तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलती है दैट ऑल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जेनेटिक मटेरियल में कुछ तोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो ये हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। और वहीं पर जब मैंने उस सारी मैनिपुलेशन करके, सारी ऑल्टरेशन करके उसको किसी होस्ट में डाल दिया और वहां पर मैंने उसको स्टेराइल कंडीशन दी, ऐसी कंडीशन दी जिससे वो अपने आप की मल्टीपल कॉपीज बना पा रहा है, तो दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। अब यार एक टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये सबसे पहले हुआ होगा तो किसी ने तो किया होगा, ऐसा तो नहीं होगा आकाशवाणी आई होगी कि ऐसा कुछ प्रोसेस है, तुम लोग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? सो इट इज सेट ऑफ टेक्निक्स दैट इनेबल डिफरेंट सोर्सेज टू बी आइडेंटिफाइड, आइसोलेटेड एंड रिकम्बाइंड। हमने 2 डिफरेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करा, उनको सिलेक्ट करा, उनको एक्सट्रैक्ट करा और उनको रिकम्बाइन करके कुछ नया बना दिया। सबसे पहले ये किसने किया था? 1972 में स्टैनले कोहेन और बोयर ने किया था। इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई, उसमें है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उन्होंने देखा यार इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, बेचारे ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सैल्मोनेला से निकाली और ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दी। जब उन्होंने ये चीजें ट्रांसफर करी तब उन्होंने ये पहली बार आरडीएनए टेक्नोलॉजी करी। सो बेसिकली अब उन्होंने जब निकाला होगा, है ना, जब उन्होंने फॉर एग्जांपल डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन को निकाला होगा तो उस पोर्शन को निकाला होगा तो उन्होंने उसको किसी चीज से काटा होगा, फिर उन्होंने उसको एक वेक्टर में डाला है। वेक्टर क्या होता है? कोई ये एक ऑटो है, गाड़ी है, बस है, साइकिल है, दुपहिया है और आपकी 11 नंबर की गाड़ी है जिसके अंदर बैठ के आपकी डिजायरेबल जीन मस्त ट्रैवल करती हुई होस्ट के पास जाती है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको डिजायरेबल जीन को काटेंगे और प्लाज्मिड को या वेक्टर को काटेंगे तो हमें इंश्योर करना है कि हमें उसको सेम कैंची से काटना है। 2 अलग अलग कैंची से काटोगे तो नहीं मिलेगा।
अब मैंने उस प्लाज्मिड को और मैंने डिजायरेबल जीन को क्या करा, रिकंबाइन करा। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया और होस्ट ने फिर मल्टीपल कॉपीज की फॉर्मेशन कर ली। अब जब मैं आपको बताती हूं कि ये जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, अब मेरे को यहां पर सिजर भी चाहिए है, ग्लू भी चाहिए, ये सब मुझे कैसे मिलेगा, और मुझे वेक्टर भी चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जहां पर मैं कुछ एंजाइम्स का यूज करूंगी, वेक्टर का यूज करूंगी और कॉम्पिटेंट होस्ट का यूज करूंगी। एंजाइम में मेरे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगी, लाइगेज होगा और फॉस्फेटेज होगा। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा जी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। सो बेसिकली इनको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर। ये क्या करते हैं, ये आपके डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के क्या करते हैं, ये क्लीव करते हैं, काटते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, भूलना नहीं है। कौन से बॉन्ड को काटेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटेंगे। अभी काटेंगे, ऐसे कहीं भी काट देंगे ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जाते हैं डीएनए के पास आसपास घूमते हैं और ये किसी पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनको हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। अब कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा क्लू होगा ना, कुछ तो हिंट होगा। तो वो क्लू है बेटा जी, ये जो साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है, इनका जो सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक होता है। अब मैडम ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक तुम लेफ्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट पढ़ो, एक ही चीज होगी। जैसे MOM मॉम, यहां से पढ़ोगे यहां से पढ़ोगे मॉम ही रहेगा। MADM मैडम, यहां से पढ़ोगे सेम रहेगा। इसी तरह के कुछ सीक्वेंस होते हैं जो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, वो हमारी रिकॉग्निशन साइट होती है इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। अब यार पहली बार तो ये भी किसी ने मतलब किसी को पता चला होगा ना कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये पता चला था W आर्बर को। इन्होंने देखा फॉर एग्जांपल, इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर एक बैक्टीरियोफाज आके बैठ गया। बैक्टीरियोफाज क्या है, वो वायरस है जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, हार्म करता है। तो जब बैक्टीरियोफाज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो बैक्टीरिया ने कुछ तलवार निकाली और उसके बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को पीसेस में तोड़ दिया। उन्होंने देखा यार, यानी कि इन बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकती है, तोड़ सकती है। वहां से डिस्कवरी हुई किसकी बेटा जी, आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। और अब तक 900 स्ट्रेन से हमने 230 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकाल चुके, मतलब 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल चुके हैं हम लोग फ्रॉम 230 स्ट्रेन, है ना, उल्टा बोल दिया था। अभी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जब हम लोग कट करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड, और एंडोन्यूक्लियस जब हम लोग कट करते हैं विद इन दी रिकॉग्निशन साइट, या तो अवे फ्रॉम दी सेंटर या फिर बिल्कुल सेंटर में। अगर मैं बिल्कुल सेंटर से कट कर रही हूं, है ना, तो मुझे ब्लंट एंड्स मिलेंगे। अगर मैं किसी सीक्वेंस को बिल्कुल अवे फ्रॉम दी सेंटर कट कर रही हूं, तो मुझे क्या मिलेंगे, स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब ब्लंट एंड्स के एग्जांपल है EcoR5, HindII और SMA1, और वहीं पर स्टिकी एंड के एग्जांपल है BAM-H1, EcoR1, HindII, HindIII और PST1। अब यार स्टिकी एंड्स को हम लोग स्टैगर्ड एंड्स बोलते हैं। इनको स्टिकी एंड्स क्यों बोलते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बताती हूं, है ना। एक तो हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो ये सिमिलर होगा। मैंने इसको यहां से कट करा, मैंने इसको यहां से कट करा, ठीक है। अब मुझे जो सीक्वेंस मिलेगा, अब मुझे सीक्वेंस क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा AATTC और G। अब देखो T की जगह खाली है, A का पार्टनर नहीं है, अब इनके पास पार्टनर ही नहीं है, तो ये पार्टनर ढूंढेंगे। इनको जैसे ही अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर मिलेगा, ये उससे जाके चिपक जाएंगे, इसलिए इनको स्टिकी एंड बोलते हैं। क्योंकि बेटा जी ये क्या है, बड़े डेस्परेट है, ये बहुत ज्यादा क्या है बेटा जी, डेस्परेट है। ये अपने पार्टनर से दूर नहीं रह सकते। अगर एक ब्रेकअप होगा तो दूसरा पैचअप बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड्स या फिर स्टैगर्ड एंड्स। ठीक है, अब क्लियर है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, अब मैंने बोला था कि हमें जो आपका डिजायरेबल जीन है और प्लाज्मिड है, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना है। क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा तो वो सेम सीक्वेंस पे कट करेगा, सेम सीक्वेंस पे कट करेगा तो हमें सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेंगे। सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेंगे तो वो आपस में बहुत जल्दी कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन करने के लिए हमें ग्लू चाहिए होता है, तो वो ग्लू हमारा है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। क्लियर है।
क्लियर है? ये क्या करता है, अगर ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। अब यार ये देखो, अब मैंने जब आपको एग्जांपल बताए थे EcoR5, EcoR1, ऐसा नहीं लगता कि किसी बॉम्ब फूट रहे हैं कहीं पर जाके, है ना? सो बेसिकली हुआ क्या कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ। तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1। तो यहां पर जो E है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस ऑफ द स्पीशीज, CO रिप्रेजेंट करता है, पहले दो लेटर है किसके, स्पीशीज का, है ना? स्पीशीज के दो पहले लेटर है। फॉर एग्जांपल EcoR1 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम E. coli, है ना? तो E रिप्रेजेंट करता है इश्केरिया को, CO जो नेक्स्ट टू लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है कोलाई के CO को, है ना? फिर R रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, और जो 1 है, 1 इज द रोमन नंबर जो कि ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड इन 1970 हैमिल्टन स्मिथ नाम के आदमी ने आइसोलेट करा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 2 फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये पहला एक्सट्रैक्शन था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें दूसरी एंजाइम चाहिए वो है डीएनए लाइगेज, जिसको हम लोग एज मॉलिक्यूलर ग्लू यूज करते हैं। देन वी हैव फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड, ताकि सेल्फ लाइगेशन ना हो, मतलब यहां से तोड़ा, मैंने एक डिजायरेबल जीन को तोड़ दिया, अब दोबारा वो आपस में लाइगेट ना हो जाए, इस वजह से ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है ताकि सेल्फ लाइगेशन प्रिवेंट हो जाए। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टूल क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। तो ये वेक्टर्स क्या है, दे आर दी मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड, जिनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, अब जब भी मैं क्लोनिंग वेक्टर चूज करूंगी तो मैं दो चीजों का बड़ा ख्याल रखूंगी। पहली चीज है कॉपी नंबर उसका हाई होना चाहिए, और उसके पास खुद रेप्लिकेट होने की ताकत होनी चाहिए, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। अब जब क्लोनिंग वेक्टर की बात करूंगी तो वहां पर एक ओराई नाम की साइट होनी चाहिए जिसके ऊपर कॉपी नंबर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा हम लोग उतना ज्यादा उस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और ओराई के बिना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ओराई के बिना कॉपीज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इट इज द साइट जहां से आपका रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। नेक्स्ट है बेटा जी आपका सिलेक्टेबल मार्कर। ये दे आर दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो आपके प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती हैं, एंड दे वर्क एज की हमें पता लगा देता है कि कौन सा जो प्लाज्मिड है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया है और कौन से प्लाज्मिड में डिजायरेबल जीन नहीं है, किसमें नहीं है वो भी बता देगा, और कौन से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कौन से बैक्टीरिया में नहीं हुआ है वो भी पता लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBR322, और इसका साइज क्या है 4.3 kb। अब इसके पास हमारे पास एक ओराई साइट है, एक रोप जीन है, हमारे पास एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। जब मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की बात करूंगी तो वहां पर दो रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, PST1 और PVU1। वहीं पर टेट्रासाइक्लिन पे BAMH1 और SAL1 प्रेजेंट होती है। अब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने इसके अंदर कोई डिजायरेबल जीन ऐड नहीं करा है, तो ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन मीडियम में भी ग्रो कर सकता है और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो कर सकता है। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैं शैतान हूं, मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर क्या ऐड कर दिया, यहां पर डिजायरेबल जीन ऐड कर दी। अब जब मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में डिजायरेबल जीन ऐड कर दी है तो अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गया है, यानी कि अब ये डिजायरेबल जीन वाला प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा, जिस होस्ट के अंदर होगा, वो होस्ट एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड कौन सा है। ठीक है, अब यहां पर देखो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर कोई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा जिसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, कोई डिजायरेबल जीन ऐड नहीं करी है, तो वो एम्पिसिलिन में भी ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा। अब अगर ट्रांसफॉर्म हो गया है लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्म हो गया है और लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि डिजायरेबल जीन नहीं है। तो ट्रांसफॉर्म हो गया है, बैक्टीरिया के अंदर चला गया है लेकिन डिजायरेबल जीन वाला नहीं है, तो दोनों में ग्रो कर जाएगा। और अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है जिसमें आपका कोई सा भी प्लाज्मिड नहीं है, अगर प्लाज्मिड नहीं है ना वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा ना ही वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा। और अगर आ गया
है डिजायरेबल जीन आपका, है ना, अगर आ गया है डिजायरेबल जीन आपका किसी बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि अब वो बैक्टीरिया हमने कहां डाला था डिजायरेबल जीन, एम्पेसिलिन में डाला था, तो अब वो बैक्टीरिया ना एम्पेसिलिन में ग्रो कर पाएगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा, क्योंकि एम्पेसिलिन वाला तो इनएक्टिव हो गया है। इसको हम लोग कहते हैं इनएक्टिव इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बट यहां पर हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, हमें 2 प्लेट्स यूज करनी पड़ी है, तो हमने सोचा यार इस प्रोसेस को थोड़ा ऐसे हल्का करा जाए, तो हमने क्या लिया, हमने दूसरा प्लाज्मिड लिया, हमने प्लाज्मिड लिया PUC8। अब PUC8 के पास एक LAC-Z जीन था और एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन था। जब LAC-Z जीन नॉर्मल था, हमने इससे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी थी, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था। अब जब मैं इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज में एक्सगैल डाल रही थी तो ये मुझे ब्लू कलर की कॉलोनीज दे रहा था, है ना। तो लेकिन अब मानो, अब मैंने इस LAC-Z जीन में क्या कर दिया, मैंने डिजायरेबल जीन डाल दिया। अब जब मैं डिजायरेबल जीन डाल दूंगी बेटा जी इसके अंदर, तो ये एक बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पाएगा, क्योंकि LAC-Z जीन इनएक्टिव हो गई है। अब जब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा बेटा जी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, आप जितना मर्जी एक्सगैल डालते रहो, जितना मर्जी सबस्ट्रेट डालते रहो, आपको ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं मिलेगी। आपको कैसी कॉलोनीज मिलेगी, व्हाइट कलर कॉलोनीज मिलेंगी, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, अब यार हमने तो इन सब चीजों की बात कर ली, है ना, कर ली। अब वेक्टर्स अगर मैं बात करूं तो प्लांट के लिए आप कौन सा वेक्टर चूज करते हो, एग्रोबैक्टीरियम क्यूबिफेशियंस यूज करते हो, और डिसऑर्म्ड पैथोजेंस कैन बी यूज्ड। बैक्टीरियोफाज यूज करते हैं हम लोग बैक्टीरिया के लिए, बैक यैक यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दोनों क्या है, एक तरह के आर्टिफिशियल वेक्टर्स है। ठीक है, और एनिमल सेल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरसेस यूज करते हैं। ठीक है, अब बारी है, अब हमने वेक्टर्स चूज कर लिए हैं, हमने वेक्टर को रिकंबाइन करा लिया है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना दिया है। अब बात ऐसी है बेटा, होस्ट सेल नहीं मान रहा है, होस्ट सेल को बनाना पड़ेगा, यानी कि होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। हमारे पास मेथड है बेटा जी हीट शॉक मेथड, जो कि हम लोग बैक्टीरिया के केस में यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पहले हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर उसको आइस पे रख देंगे, हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, आइस पे रख देंगे। ये सब करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको डाइवेलेंट कैटायन से सराउंड कराएंगे, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में डालेंगे, और कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में डालने के बाद जब हम लोग उसको हीट भी देंगे, शॉक भी देंगे, तो उसकी वॉल के अंदर परफोरेशंस हो जाएंगी, गड्ढे हो जाएंगे, और जब गड्ढे हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका प्लाज्मिड उन गड्ढों के थ्रू होते हुए उस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोसेस माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें हम लोग डायरेक्टली एनिमल सेल के अंदर एक गन के माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू अपना प्लाज्मिड वेक्टर डाल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डाल सकते हैं। फिर आ जाता है जीन गन, जो कि हम लोग प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। हम लोग इसमें बम्बार्डमेंट करते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल की, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, टंगस्टन से और गोल्ड से ये क्या होता है, हम लोग उसको कोट करके प्लांट सेल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कि हमने यार इन 3 मेथड्स को यूज किया, हमने कॉम्पिटेंट बना लिया, होस्ट के अंदर वेक्टर डाल दिया। पूरा प्रोसेस समझो। सबसे पहले तो हम लोग जब डिजायरेबल जीन पता करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए को। जब डीएनए आइसोलेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एनिमल सेल में से डीएनए आइसोलेट करना है या प्लांट सेल में से डीएनए आइसोलेट करना है, प्लांट सेल में से मैंने क्या किया, मैंने पत्ता लिया, पत्ते को मैंने पहले तोड़ा, है ना, उसको बहुत क्रंच किया, ऐसे मैकेनिकल घूमिंग, पीसिंग करी, किसमें, एक मोटार और पेस्टल में। ठीक है, जब मैंने वो पेस्टल में करी, पहले मैंने उसको मैकेनिकली तोड़ा, अब मैं उसको केमिकली तोड़ूंगी। तो केमिकली तोड़ने के लिए अब मुझे क्या चाहिए, प्लांट सेल के अंदर से मुझे सिर्फ डीएनए से मतलब है, मुझे उसकी वॉल से मतलब नहीं है, मुझे अंदर लिपिड प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, मुझे अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ डीएनए से मतलब है। तो मैं ऐसे एंजाइम यूज करूंगी जो पहले प्लांट सेल को तोड़ेगा, सेल वॉल को तोड़ेगा, तो वो उसके लिए सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है तो सेलुलेज यूज कर लूंगी। प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए प्रोटीएज यूज कर लूंगी। ठीक है, बैक्टीरिया का वो बैक्टीरिया सेल है तो लाइसोजाइम यूज करूंगी, आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनएज यूज करूंगी, फंजाई को तोड़ रहे हैं तो काइटिनेज यूज करूंगी, और फिर
जब ये सब मैं तोड़ दूंगी, है ना, अंदर के मटेरियल सारे तोड़ दूंगी, लाइपेज यूज करके लिपिड तोड़ दूंगी, सब तोड़ दिया है मैंने, अब मेरे पास सिर्फ डीएनए बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, उस डीएनए में, उस सोल्यूशन में चिल्ड इथेनॉल डालूंगी। जैसे ही मैं चिल्ड इथेनॉल डालूंगी, आपका डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होके बाहर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। व्हाइट कलर के सुंदर से थ्रेड्स दिखते हैं आपको, और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, मैंने डीएनए निकाल लिया है, अब मैं उसको तोड़ूंगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, डिजायरेबल जीन निकालूंगी। अब डिजायरेबल जीन का मुझे पता है, मैंने यार उसको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया है ना, और मुझे पता है डिजायरेबल जीन की साइज क्या है, 2 है ना। अब मुझे वो डिजायरेबल जीन पता भी तो लगानी पड़ेगी कि यार ये मेरी वाली जीन है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स में किसकी हेल्प से करूंगी, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से करूंगी। ये इसमें सेपरेशन होती है बाय सीविंग इफेक्ट, प्रिंसिपल है शेप और साइज के बेसिस पे क्या होता है, सारी की सारी शेप और साइज के बेसिस पे सारी की सारी चीजें क्या होती है, सेपरेट आउट होती है, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट होते हैं। अब आपका डीएनए हमें पता है नेगेटिवली चार्ज्ड है, मेरे पास एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट है, मैंने वहां पर अपना सैंपल लोड कर दिया है। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज है, वो कैथोड से एनोड की तरफ भागेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, है ना। और जितना भारी जो फ्रेगमेंट होगा वो उतना कम डिस्टेंस कवर करेगा, और जितना हल्का जो फ्रेगमेंट होगा वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब मुझे पता है, अब मेरे पास सारे फ्रेगमेंट्स क्या है, सेपरेट आउट हो चुके हैं। अब मुझे पता है कि मेरा जो 2 साइज वाला, जो 2 kb वाला जो मेरा डीएनए फ्रेगमेंट है वो ये है, लेकिन अभी मुझे ऐसे नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए मुझे स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग के लिए इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड सिर्फ इथिडियम ब्रोमाइड को यूज करके भी नहीं दिखेगा। मुझे कैसे दिखेगा, वो दिखेगा जब मैं उस पे यूवी लाइट डालूंगी, तब मुझे वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा। और जब मैं उस डीएनए फ्रेगमेंट को, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करूंगी फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, तो उस प्रोसेस को मैं बोलूंगी इल्यूशन। अब मेरे पास एक फ्रेगमेंट है, क्या मेरा काम एक फ्रेगमेंट में चल जाएगा? कतई नहीं चलेगा, है ना। अगर वो फ्रेगमेंट खराब हुआ बेटा, फिर पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग है। अब मैं इसके लिए एक भला आदमी था जिसका नाम था कैरी म्यूलिस। उन्होंने 1985 में एक मशीन बनाई, थर्मोसाइक्लर, जिसमें हम लोग एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमने क्या लिया, अपना डिजायर्ड जीन लिया, उसको डीनेचर करा यूजिंग 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर हमने उसको क्या करा, प्राइमर ऐड कर दिए, अनीलिंग प्राइमर ऐड करा, टेम्परेचर दिया 55 to 65 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या करा, यहां पर डीएनटीपीज डाले, टैग पॉलीमरेज डाला, और 72 डिग्री सेल्सियस पे ये जो प्राइमर्स था इसमें एक्सटेंशन होगी। तो अब मेरे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट से 2 डीएनए फ्रेगमेंट बन गए। इसी तरह से मैंने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको ये थर्मोसाइक्लर पे बार बार सब कुछ सेट करना होता है। एक बार में सब कुछ सेट करके मस्त समोसा वगैरह खा के आओ, तब तक ये अपना काम कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज आपको याद रखनी है, आपको यहां पर सेट करना है कि आपको कितनी साइकिल्स रन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 साइकिल रन करनी है तो मेरे को पता है कि मुझे कितने मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे। तो उसको पता करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है 2 to the power n। ये 2 to the power n इज द नंबर ऑफ साइकिल। मैंने कितनी साइकिल यूज डाली है, 2 डाली है, तो मेरे पास 4 मुझे क्या मिल जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी। किसकी? आपके उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट की। अब मेरे पास क्या है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से मैंने मल्टीपल कॉपीज बना ली है, 1 बिलियन कॉपीज बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, उसको वेक्टर के साथ ज्वाइन करूंगी, ज्वाइन करने के बाद उसको होस्ट के अंदर डाल दूंगी। अब मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा यार, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूं तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट के लिए कर रही होंगी, कुछ बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रही होंगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रही होंगी, वहां पर मैं यूज करूंगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये वो टेक्निक है जहां पर मैं डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करूंगी स्टेराइल एनवायरमेंट में, और मैं यूज करूंगी लार्ज टैंक्स, लार्ज स्केल वेसल्स, जिनको मैं कहूंगी बायो रिएक्टर्स। आपकी एनसीईआरटी 2 तरह के बायो रिएक्टर्स के बारे में बात करती है, और इससे क्वेश्चन भी आया है बहुत बार। स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर है जिसका कर्व्ड बेस होता है ताकि वो मिक्सिंग इजी हो जाए। यहां पर फोम ब्रेकर प्रेजेंट होता है, पीएच मीटर होता है, मोटर होती है, और स्टीम डलती है फॉर स्टेरिलाइजेशन। दूसरा हमारा स्पार्ज टैंक बायो रिएक्टर होता है, यहां पर हम लोग स्टेराइल एयर बबल स्पार्ज करते हैं ताकि सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर इंक्रीज हो जाए, और यहां पर एंटी फोमिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं ताकि फोम ना बने। अब एक और चीज याद रखना, आपका स्पार्ज टैंक बायो रिएक्टर का बेस फ्लैट होता है और स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर का बेस कर्व्ड होता है।
मैं किसलिए बता रही हूँ, पीवाईक्यू में क्वेश्चन था और तुम्हें नहीं आया था, ठीक है। अब जब मैंने अपना प्रोडक्ट बना लिया है तो प्रोडक्ट बनाते ही मार्केट में तो नहीं भेज दोगे बेटा, अब क्या होगी, उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी। अब आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को सेपरेट करोगे, प्योरीफाई करोगे, उसकी क्वालिटी एनालिसिस करोगे, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स पे लेके जाओगे और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे और उसको मार्केट में भेज दोगे। तो इस तरह से आपका नया प्रोडक्ट बनता है और इसी तरह से आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का माइंड मैप खत्म हो जाता है। सो अब हमारा एक ही चैप्टर बचता है इसके बाद, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन प्रोसेसेस, वो भी आप बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। टिल देन टाटा, सी यू एंड प्लीज पढ़ते रहो। 6 नंबर का ये चैप्टर है और 6 ही नंबर का अगला चैप्टर भी होने वाला है। दिस इज सोलली फॉर योर रिवीजन, ठीक है। एंड बहुत जल्द आपको मैराथन्स भी मिल जाएंगी। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। चैनल पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल से जुड़ लेना और आगे नीट की तैयारी करनी है तो भी यही चैनल है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जैसे हम लोग बोर्ड्स आपका इसी तैयारी में 70 on 70 लेके आएंगे तो आपका नीट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराएंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। ऑल द बेस्ट।